ब्रिज, हेडिंग करिए मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, ठीक। आप जहाँ रहो तो सामने वाले को इतना फेथ रहे कि ये ऐसा नहीं कर सकता है। आप इतना मतलब जब आप कहीं रह रहे हो ना, या कहीं घर में हो या कोई भी हो, तो उस पर इतना विश्वास हो कि मतलब उसको भी आप पे और आप भी उस पर इतना विश्वास करें कि हाँ वो ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं आप थे, हमने तो बोला ही नहीं कभी आप थे, ठीक। तो चलो देखो मीटर बेस की बात हो रही। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है बेटा, मीटर बेस में क्या होगा, 1 मीटर लॉन्ग एक वायर होता है। देखो इसे रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं बेटा। यहाँ पे क्या लगा होगा आपका, रेजिस्टेंस बॉक्स होगा। ये अननोन वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना होता है। एक अननोन वायर है जिसके रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस पे फाइंड करेंगे। ये जॉकी आपका होता है, जहाँ पे टच करता है उसी को हम नल पॉइंट कह लेंगे। क्या बोलेंगे, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, ठीक। ये टोटल 1 मीटर लॉन्ग आपका वायर होता है। ये जो वायर आपका ए बी है ये 1 मीटर लॉन्ग होता है। हम लोग जब सेंटीमीटर में लेंगे तो उसी को आप क्या ले लेंगे, 100 सेंटीमीटर ले लेंगे। अगर ए से लेके जे तक की पॉइंट का जो डिस्टेंस आपका है, जहाँ पे जाके आके टच करा, या इसी को नल पॉइंट भी एन से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी को हम लोग कहाँ से, एन से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये नल पॉइंट की पोजीशन होती है। ए से नल पॉइंट की जो पोजीशन, अगर इसे आप एल से कंसीडर करो, कितना है, लेंथ एल है, तो इधर रिमेनिंग जो लेंथ होगा वो 100 माइनस कितना हो जाएगा, एल के इक्वल होगा। अगर ये लेंथ एल है तो ये डिस्टेंस जो हमारा बचेगा वो 100 माइनस कितना होगा आपका, एल के इक्वल हो जाता है। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा, सिंस 1 मीटर लॉन्ग, ये वायर लेंथ कितना है आपका, ए बी वायर जो आपने लिया है उसकी लेंथ 1 मीटर है। इसी के बिहार पे इसका नाम दिया जाता है मीटर ब्रिज कहते हैं। क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज कहते हैं। जो लंबाई आपकी होती है कंप्लीट 1 मीटर होता है। अब देखो यहाँ पे इसको जब हम लोग प्रैक्टिकल भी, अगर अभी तो होता ही नहीं है, पर अगर किसी के यहाँ हुआ होगा तो प्रैक्टिकल भी इसका कराया जाता है वैसे कहीं कहीं, ठीक। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, करते समय हम लोग जो रखते हैं, कुछ प्रिकॉशन रखा जाता है बेटा। एक तो जितने भी पॉइंटर हैं, जहाँ भी सर्किट हम लोग मेंटेन करते हैं, हर जगह वो टाइटली फिट किया जाता है। कहीं भी आप सर्किट अगर डिजाइन कर रहे हैं तो हमेशा जो भी पॉइंटर हैं, जहाँ पे भी कनेक्शन हो रहा है, कभी भी लूज संटिंग नहीं करते हैं। क्या नहीं करेंगे, लूज संटिंग नहीं करेंगे। अगर लूज संटिंग करेंगे तो रेजिस्टेंस जो एक्चुअल होगा उससे डिफरेंट आपको रीडिंग मिलेगी, और वहाँ पे एनर्जी लॉसेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस काफ़ी वो बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन आपका होता है, जो वायर होता है, ये भी जो वायर आपने लिया ये सेम मटेरियल का और यूनिफॉर्म थिकनेस का होना चाहिए। मतलब हर जगह उसकी थिकनेस सेम सेम हो और आपका क्या मटेरियल आपका सेम हो, ठीक। रीजन क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, रो एल बाई ए। यहाँ पे जो रो, अगर मटेरियल सेम होगा तभी आपका रो की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक। दूसरा कंडीशन, एरिया पर सेक्शन अगर हर जगह यूनिफॉर्म होगा तभी पर यूनिट लेंथ जो रेजिस्टेंस होगा, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू या उसका जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो बेटा सेम रहेगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो वायर आप लेंगे ये भी, वो ऑलवेज कैसा होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस का हो और सेम मटेरियल का हो, ठीक। मटेरियल वहाँ पे चेंज नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन आपका होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है बेटा, ये हमारा नॉन वायर है जिसका रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, जो आपने हीट स्टोन ब्रिज आपने कल पढ़ा था, पी से इसे हम लोग करेंगे किससे, क्यू से। ये पी क्यू, इससे ये काम करेगा आर का और ये काम करता है बेटा एस का। पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। बैलेंस कंडीशन में
जब नल पॉइंट पे होगा तो डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर में होगा, यहाँ जो गैल्वेनोमीटर आपने लगाया है इसमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होती है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो जो डिफ्लेक्शन आपका प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और जिस पॉइंट पे 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा वही नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट हमारा कहलाता है। उसी को हम नल पॉइंट या कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। अब कंडीशन क्या हो रहा है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप जहाँ पे टच कराए वही नल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंटर को इधर उधर लेफ्ट राइट शिफ्ट करके अरेंज करते हैं कि जहाँ से हमें नल पॉइंट की पोजीशन ऑब्टेन हो जाए। इसकी पोजीशन, नल पॉइंट की पोजीशन आपका क्या हो जाए, ऑब्टेन हो जाए। तो नल पॉइंट का जब पोजीशन जहाँ से आपको मिलेगा उससे लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग एज ए ट्रीट करते हैं P, और इसे ट्रीट करेंगे एज Q। रीजन क्या होता है, क्योंकि जिस रेशियो में इनके लेंथ होंगे बेटा उसी रेशियो में इनका रेजिस्टेंस भी होता है। तो रीजन क्या है, तो R इक्वल टू रो L बाई ए है, तो रो का सेम हो गया बेटा, ए का सेम हो गया, इसका मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, L के। तो जो रेशियो उनके लेंथ के होंगे, जहाँ से नल पॉइंट मिल रहा है, जो रेशियो उनके लेंथ के होंगे वही रेशियो उनके किसके होते हैं, रेजिस्टेंसेस के होते हैं। तो बैलेंस कंडीशन में जब हम लोग लेंगे इन बैलेंस कंडीशन, इन केस में बैलेंस कंडीशन में आप लोगे तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, P बाई क्यू इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, R बाई एस होता है। ठीक, P बाई क्यू इक्वल टू क्या होता है, R बाई एस। यहाँ पे सपोज दैट ये नल पॉइंट की पोजीशन, इधर से आपने L लिया, इधर से 100 माइनस L हुआ, तो P की वैल्यू होगी रो L अपान A, अपान हो जाएगा बेटा रो इंटू 100 माइनस कितना, L अपान A। ठीक है, ये L है बेटा रो। ठीक, इक्वल टू हो गया बेटा R बाई एस। देखो यहाँ से ये फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल, तो बचा हमारा कितना L अपान 100 माइनस L इक्वल टू R बाई एस। हमें S अननोन होता है, ये R बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ पे पॉइंटर को हम लोग वो रीड करके कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक, तो R हमारा यहाँ से रीड कर लेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से, और आपका इनकी लेंथ के बेस पे यहाँ पे एक स्केल लगा होता है नीचे, जिस पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है उसको हम लोग स्केल पे रीड करके वहाँ से आपको L और क्या 100 माइनस L के रेशियो निकाल लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से हमें S वैल्यू फाइंड करना होता है, किसकी वैल्यू, S की वैल्यू। तो S की वैल्यू इधर ले आओगे तो ये फैक्टर ऊपर जाएगा, तो आएगा बेटा 100 माइनस L अपान L इंटू क्या R। इससे आपका जो अननोन वायर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है वो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा वो रखा जाता है कि अगर आपको एक्यूरेसी रिजल्ट में ज़्यादा चाहिए, हायर एक्यूरेसी के लिए, ठीक, उस कंडीशन में जो नल पॉइंट होता है बोला जाता है, ठीक, ये एडजस्ट सो एज इट इज लाई क्या बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि जितना भी नल पॉइंट की जो पोजीशन होगी, ठीक, आपका कहाँ पे मिड पॉइंट के जितने क्लोजल होगा, जितना क्लोज होगा, जैसे मिड पॉइंट एक्चुअली तो 50 सेंटीमीटर है, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं कि एग्जैक्ट 50 पे ही मिले। अगर 50 पे मिल जाए तो उस समय सबसे मोस्ट सेंसिटिविटी आपकी होगी, सबसे एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको नल पोजीशन 50 पे एडजस्ट हो रहा है, मिल रहा है, तो उस समय जो आपका रिजल्ट होगा यस की वो सबसे एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। लेकिन ऐसा बहुत कम रेयरली मिल पाता है। रीजन क्या है कि हमें जो यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंसेस अप्लाई करेंगे वो भी आपका फ्रैक्शन में मिलता नहीं है। जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, 1000, 5000, इस टाइप के ओम के में आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में जो पॉइंटर मिलता है वो मिलता है। ठीक, और आपका कोई रेजिस्टेंस ऐसा तो है नहीं, ये मेजर्ड वैल्यू हमारी है। ठीक, तो हम ट्राई करते हैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं कि ये नल पॉइंट जो हो वो मिडिल पॉइंट के नियर अबाउट मिले। कहाँ पे, मिड पॉइंट के नियर अबाउट मिले। जब मिड पॉइंट के जितना क्लोज मिलेगा उतना ही एक्यूरेसी जो आपकी होगी वो मेजरमेंट में ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, इसी को हम लोग कह लेते हैं मीटर ब्रिज। तो लिखिएगा मीटर ब्रिज, इट इज बेस्ड ऑन concept of Wheatstone bridge. It is based on concept of Wheatstone bridge. ये आपका बेटा Wheatstone bridge कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ Wheatstone bridge। ठीक, तो Wheatstone bridge कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, ये बेस्ड होता है। ठीक, देखिए डायग्राम बना लीजिए। ये आपका जो इधर से आप लगता है हम बनाते हैं ना, ये बेटा क्या नॉन कंडक्टिव मटेरियल का बनाया जाता है, मोस्टली वुडन का मिलता है अपने यहाँ जो प्रैक्टिकल लैब में आपको मिलता है।
वुडन का होता है या थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और आज के और दूसरे मटेरियल आते हैं, लेकिन वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं। ठीक, तो इनके थ्रू हम लोग एक वायर को करंट करके इंटरनली आपका क्या किया जाता है, वहाँ से सप्लाई मेंटेन की जाती है। अगर करेक्शन आप दिखाना चाहेंगे तो इस तरह से आप दिखा लीजिएगा वहीं, कंप्लीट हो जाएगी। हाँ बना, नहीं बना लीजिए, अभी 2 लाइन लिखाएंगे तब लिखिए। 2 मिनट लिख दीजिए, लिखिएगा। बन गया बेटा? लिखना, इन व्हीट स्टोन ब्रिज, इन व्हीट स्टोन ब्रिज ये यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ वायर, व्हीट स्टोन ब्रिज, अरे सॉरी मीटर ब्रिज बेटा, व्हीट स्टोन नहीं, ये इन मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन चैनल कहाँ गया, इन मीटर ब्रिज, मीटर बना लो, इन मीटर ब्रिज ये यूनिफॉर्म वायर ऑफ थिकनेस, ये यूनिफॉर्म वायर ऑफ थिकनेस, यूनिफॉर्म वायर ऑफ थिकनेस 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग wire AB is AB 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 is used AB is क्या लिखा बेटा, used, हो गया, so AB is used, ठीक, and ये रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ कमा कर लो, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स and a wire of unknown resistance, resistance box and a wire of unknown resistance, box and a wire of unknown resistance, wire of unknown resistance as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, लिखना, when jockey is, when jockey जे, इसी जे से जहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं। when jockey is, इसी को पॉइंटर भी बोल लेते हैं, when jockey is put on jockey is put on wire AB, jockey is put on wire AB, put on wire AB, ठीक, AB, so that deflection in galvanometer is 0, so that deflection in galvanometer is 0, then deflection in galvanometer is 0, then this situation is called, ऐसे कर लो, then under this situation कर लो, under this situation, then under this situation bridge is in balance condition, bridge is in balance condition, is in balance condition। अब यहाँ नीचे से लिख लो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लो, डायग्राम बना ही लिया है। प्रिकॉशन आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी भूले भटके प्रिकॉशन पे भी क्वेश्चन डिजाइन हो जाता है, रेगुलर पैटर्न में नहीं है बट
हाँ बेटा, हो गया। अरे बेटा इसको कुछ करा दे तब तक। हो गया। एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए नोन वायर with the help of resistance of a known wire with the help of meter bridge if null point is obtained at distance if null point is obtained at distance 40 centimeter null point is obtained at distance 40 centimeter null point is obtained at distance कितना 40 centimeter and 40 centimeter and resistance applied by resistance applied box is 200 ohm 200 ओम। जो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस अप्लाई किया जा रहा है बेटा वो 200 ओम है और जो नल पॉइंट आपको ऑब्टेन हो रहा है वो 40 सेंटीमीटर पे है। तो जो अननोन वायर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको डिटरमाइन करनी है। जल्दी निकालो, 1 मिनट। कितना बेटा 300 कितने का आया हो गया। अब इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, है ना? नहीं आता है, ऐसा नहीं आएगा ही नहीं। ठीक, ये तो आप सामने पढ़े हो अभी ना, फार्मूला सामने है तो आपने रख लिया और 2 महीने बाद फार्मूला गायब हो जाएगा, एल नीचे चला आएगा, 100 माइनस एल ऊपर चला जाएगा, तो कैसे आएगा? ऊपर नीचे नहीं, माइनस प्लस तक जाते हैं। अब जो भी होता है लेकिन गलत हो जाता है। ठीक, तो अभी सामने आपका डाटा रखा हुआ, सामने आपने कॉन्सेप्ट सुना है तो अभी सीधा सीधा रख लिया, तो वहाँ सोचना पड़ेगा ना यस किधर था, एल किधर था, 100 माइनस एल किधर था, प्लस था माइनस था, बहुत सारे कन्फ्यूजन आएंगे। ठीक, चलो हो गया बेटा, ये हो गया। इसे को हम लोग क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज कहते हैं। ठीक है, पहले पोटेंशियोमीटर वगैरह भी था बेटा अपने यहाँ सिलेबस में, बट अब पोटेंशियोमीटर वगैरह है नहीं। हीटिंग वगैरह पहले बता दिया गया था, हीटिंग में बता दिया था ना। चलिए लाइए क्वेश्चन तो बता दें तो फिर आगे देखा जाए। लाइए हम एक एक कॉन्सेप्ट करा देते हैं। हाँ जी, 40 कहाँ है जी? अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। इनका क्वेश्चन है ये नीट 2019 का है, और लिखना चाहे तो लिख लीजिए, सबके आ जाएगा। इन द सर्किट शोन बिलो ठीक, द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड एमीटर इन द सर्किट शोन बिलो
the reading of the voltmeter and the ammeter will be reading of the voltmeter and ammeter will be voltmeter और ammeter की रीडिंग क्या होगी, डायग्राम हम बना दे रहे हैं B1 A1 B2 A2। चलिए इस तरह से कुछ गिवन है बेटा। जो वोल्टमीटर लगाया है इन्होंने बीच में लगाया होगा। चलो ठीक है। करंट सपोज दैट यहाँ से फ्लो हो रहा है, पहला कंडीशन आपको दिया गया है। बैटरी जो लगाई गई बेटा वो आपको 10 वोल्ट की लगाई गई और एक एमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। करंट आपका I1 पहले वाले में फ्लो कर रहा है और यहाँ पे जो वोल्टमीटर इन्होंने लगाया है इस पोजीशन पे कहीं एक एमीटर लगा दिया, वोल्टमीटर हो गया। यहाँ पे एक एमीटर लगाया, मान लो A1 है, इसका B1 कंसीडर कर लिया और यहाँ पे एक बैटरी आप लगा लो। ठीक, पहले वाले का जो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है सर्किट में 10 ओम है, बैटरी की वोल्टेज भी आपका 10 वोल्ट का है। 10 ओम 10 वोल्ट आपको दिया है, 10 वोल्ट की बैटरी है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट आपका I1 यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक, सेकेंड वाले में क्या किया इन्होंने, अभी भी ये 10 ओम ही लिया है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अभी भी आपका 10 ओम है और यहाँ पे बैटरी जो वोल्टमीटर लगाया इन्होंने, ठीक, ये सपोज V2 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आल्सो कनेक्टेड इस 10 ओम, ये भी 10 ओम का दिया गया है। अब यहाँ पे आपका एमीटर जो लगाया A2 है, यहाँ पे V2 हो गया, ये आया सोर्स ले लिया, सपोज दैट एक ही है कि कंपलसरी नहीं यहाँ दिखाना था, फिलहाल सर्किट में आपको नहीं है बट बना दिया। ये बैटरी अभी भी 10 वोल्ट की है बेटा, बैटरी अभी भी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। ये आपको डायग्राम दिया गया, दोनों आपका बैटरियां जो 10 वोल्ट की हैं, रेजिस्टेंसेस 10 ओम यहाँ 2 लगाए हैं, एक लगा है। यहाँ पे वोल्टमीटर की रीडिंग B1 है और करंट A1 है, यहाँ B2 है और करंट हमारा कितना है, A2 है। ऐसा कुछ दिया गया डायग्राम में, आपको ऑप्शन के टर्म में हम बोल दे रहे हैं सर्किट फर्स्ट है, सर्किट सेकंड है। दूसरे वाले में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा वो I2, पहले वाले में आपका I1 है। ठीक, लिखेंगे पहला ऑप्शन B2 ग्रेटर देन B1 एंड I1 ग्रेटर देन I2, B2 ग्रेटर देन B1 एंड I1 ग्रेटर देन I2, पहला ऑप्शन। सेकंड है बेटा B2 ग्रेटर देन B1 एंड I1 इक्वल टू I2, I1 इक्वल टू कितना होगा, B2 ग्रेटर देन B1 एंड I1 इक्वल टू I2। ठीक, और अगला लिखेंगे B1 इक्वल टू B2, B1 इक्वल टू B2 एंड I1 ग्रेटर देन I2, और लास्ट वाला B1 इक्वल टू B2, चौथा ऑप्शन है D, B1 इक्वल टू B2 एंड I1 इक्वल टू I2। आपको इनमें बताना है कौन सा रिलेशन जो दिया गया इनमें बेटा वो करेक्ट है, विच रिलेशन इज करेक्ट, विच रिलेशन इज करेक्ट।
अच्छा जी, और लोग? पहला B2 ग्रेटर देन B1 एंड I1 ग्रेटर देन I2। हाँ, और लोग? थर्ड, और कोई बेटा? जल्दी बताओ। आया? जल्दी करो, तुमने बताएं। ये आपका भी लग रहा है। और कोई? सी के अलावा किसी का? ए और सी आपने ये बोला था, किसने ये बोला था? ये किसी ने बोला था ना, ए और सी के अलावा किसी का? नहीं। चलिए देखते हैं बेटा, जब भी अगर वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में कुछ गिवन ना हो तो इनके वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं और एमीटर के रेजिस्टेंस को जीरो लेते हैं। उसे आइडियल मान के हम लोग आइडियल मान के क्या करेंगे, आप कंसीडर करेंगे। जैसे आपको आइडियल कंसीडर आप करेंगे एज ए वो आइडियल होगा। ठीक, अब केस क्या बनना बेटा, दो सिचुएशन आपको दिए गए डायग्राम में, आप देख लो। पहला ये 10 ओम ये भी है, 10 ओम ये भी है। ठीक, यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया गया तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। अगर किसी भी सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का लगा हुआ है कोई भी मटेरियल, ठीक, तो उस कंडीशन में उधर से करंट आपका पास आउट नहीं होगा। तो बेटा जो करंट यहाँ से जा रहा है वो करंट इधर से जाएगा, मतलब इधर से जाने वाला करंट आई डैश की वैल्यू 0, यहाँ से भी जाने वाला करंट आई डैश की वैल्यू क्या होगी, इधर से तो कोई करंट गया ही नहीं। तो जब करंट नहीं गया तो इसका मतलब इधर से क्या, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा तो इसके थ्रू कोई पोटेंशियल लॉस होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ से भी नहीं जा रहा तो यहाँ भी पोटेंशियल लॉस नहीं होगा। यानी कि जो करंट यहाँ से आएगा वो इधर से पास आउट होगा, जो करंट यहाँ से आएगा वो इधर से पास आउट होगा। कोई भी सर्किट में इधर से कोई भी करंट आपका जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा है ना। और जब नहीं जा रहा है तो जाने वाला टोटल करंट यहाँ से पास आउट हो रहा है। तो B1 की वैल्यू आप करोगे तो I1 इंटू आर, ठीक। B2 की वैल्यू आप लिखेंगे तो I2 इंटू कितना, R। दोनों साइड में I1 B R और R कैसे हैं भाई, 10 ओम यहाँ भी 10 ओम यहाँ भी, R सेम हो गया। तो ये R अगर सेम हो गया तो यानी कि अगर इसे क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट सेकंड कर लें, बाई क्वेश्चन क्या, फर्स्ट एंड सेकंड, R सेम है तो B1 की वैल्यू B2 के बराबर नहीं होगा भाई। 10 वोल्ट यहाँ लिया, 10 वोल्ट यहाँ लिया, यही तो वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है टोटल। और जब B1 B2 बराबर हो गया तो I1 और I2 बराबर नहीं होगा जी। कौन सा ऑप्शन है, तो तुम लोग फर्स्ट सेकंड कर रहे थे भाई। कभी भी अगर वोल्टमीटर बेटा उसका रेजिस्टेंस आपको गिवन नहीं है तो उसे हम हमेशा आइडियल ही लेंगे, ऐसे मीटर को हमेशा आइडियल लेंगे। और अभी कल आपको समझाया था वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट और एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो 0 होगा तो इसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस तो ऑफर नहीं करेगा सर्किट में, और इसकी वजह से इनफाइनाइट है तो कोई करंट यहाँ से जाएगा नहीं। तो जो इधर से जाने वाला करंट टोटल यहाँ से आ गया, जो इधर से जाने वाला टोटल इधर से आ गया भाई। यहाँ भी सोर्स 10 वोल्ट है, यहाँ भी सोर्स 10 वोल्ट है, यहाँ भी रेजिस्टेंस 10 ओम है, यहाँ भी रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो जब दोनों का पोटेंशियल जो यहाँ से बाकी कहीं की जब कंज्यूम नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा पोटेंशियल का, कहाँ से जितना यहाँ सप्लाई करोगे उतना यहाँ से इसके थ्रू हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो B1 और B2 दोनों क्या हो गए, बराबर बराबर। और अगर B1 B2 बराबर है तो I1 और I2 भी क्या होंगे, बराबर, B इक्वल टू IR है। ठीक है, B1 B2 बराबर है, R दोनों सेम है तो I1 और I2 भी क्या होगा, सेम सेम होगा। ठीक है साहब, चलिए अगला क्वेश्चन समझे हम। और किसी का अगला क्वेश्चन बेटा है हो तो आप बताइए, नहीं तो हम बोलें। हाँ
क्वेश्चन 10 है, जल्दी से लिखो। और ये पुराने ज़माने में खूब पूछा जाता था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है पैटर्न में, ओम्स लॉ की बेस पे है। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। द मासेज ऑफ वायर्स, मासेज दिया गया है, द मासेज ऑफ वायर्स ऑफ कॉपर, द मासेज ऑफ वायर्स ऑफ कॉपर is in the ratio of, the massage of wires of copper is in the ratio of, is in the ratio of 1:3:5, is in the ratio of 1:3:5, and their length are, and their length are in the ratio of 5:3:1. 5:3:1. Then ratio of their electrical resistances is, ratio of their electrical resistances is, उनके रेशियो क्या होगी उनके रेजिस्टेंसेस के। नहीं लगाओ, इसमें ऑप्शन वाला नहीं है, इसे लगाइए। तो ऑप्शन की इच्छा हो तो दे दें, दे दें, देंगे तो सेट करोगे, लग गया तुक्का तो ठीक है, तो उसे अच्छा लगा लो यार। जैसे यहाँ पे ऐसा ऑप्शन इस टर्म में था तो ऑप्शन की जरूरत थी, यहाँ पे तो फिलहाल मैथमेटिकल है तो जो लगाओगे वही आएगा यार। तो आप अपना दिमाग लगाओ ना, मास दिया है, लेंथ दिया है, तो एरिया वहां से आप डिजाइन कर लो। ये बायोलॉजी वाला फाइल घर पे बना ले बिटिया, क्या लिख रही है, दिखा जरा, दिखा दिखा, घर पे क्या करती है, ये सब गृह कार्य हैं, इसीलिए तो दिया जाता है कि बच्चा घर पे भी कुछ करे, तो घर वाला काम यहाँ कर लेते हो, हैं। द वैल्यू प्रजेंट, क्या लिखी है, तो गलत वाला लिखी है, क्या लिखा है ये, इन द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड ऑफ क्या, 3 कप्स। नहीं है, किसी कहाँ पे छप रही है, हैं? वैल्यू तो यहाँ नहीं हो, अच्छा पूरा सेंटेंस पढ़ लेना, हमें लगता है तो वैल्यू तो यहाँ नहीं होना चाहिए, ये पर सही पढ़ लेना। आप बता, अच्छा बायोलॉजी वाले, हाँ जी खड़े हो जाओ। तुम्हारा किससे, किस सब्जेक्ट से हो रहा है पीजी, जूलॉजी बॉटनी, अच्छा जूलॉजी, तब खड़े हो, खड़े खड़े, तुम्हें तो क्वेश्चन पूछने वाले थे। ये बताओ, ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में पाया जाता है जी, राइट वाले में पाया जाता है, तो लेफ्ट वाले में कौन पाया जाता है, तो उसको सही रखो, क्योंकि ऑप्शन दोनों रहेगा जब आएगा। बैठो, देखो बेहोश हो गया सब, लगाओ लगाओ, तुम लगाओ, रो कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है तो रो कांस्टेंट रहेगा। अरे रुकिए भाई, लेकिन जल्दी करो, ला हमें दिखा दो कुछ, राइट रॉन्ग पे चल रहे हो तो ठीक रुके, नहीं तो चले, वही सही रहा।
125 15 125 15 5 125 15 5 25 15 1। 125 15 5 वही चलो देखो, मासेस का रेशियो m1:m2 क्या m3 आपको दिया 135 बेटा, 135 दिया है, 1:3:5 दिया है, ठीक। और क्या दिया है आपको, L1:L2:L3 दिया, 5:1। मास इक्वल टू हम लोग पढ़ते बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, m1, ठीक। m1 का जो वैल्यू होगा b1, ऐसा हम लिख लेते हैं m1:m2:m3 इक्वल टू वॉल्यूम b1 इंटू डेंसिटी रो इस्टू v2 इंटू डेंसिटी रो इस्टू v3 इंटू डेंसिटी कितना रो। रो तो सारा क्या होगा भाई, डेंसिटी सेम सेम है, कैंसिल हो गया। और वॉल्यूम इक्वल टू होता है A1 इंटू L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ होगा। तो A1 L1, A2 L2, A3 L3। मासेस का रेशियो बेटा दिया है 1:3:5, ठीक। तो 1:3:5 इक्वल टू A1 L1 की वैल्यू 5:A2 वैल्यू 3, A3:1। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना है किसका, A1 A2 और A3 का रेशियो निकालना है। तो A1 A1:A2:A3 बराबर आएगा बेटा 1/5:1:5, 1/5:1:5। हम लोग जानते हैं क्या, R1 इक्वल टू रो L1/A1, ठीक। तो ये हो जाएगा, रो की वैल्यू वही रह गया, L1 की वैल्यू कितनी है हमारा, रेशियो 5 था ना, और ए का रेशियो क्या है 1/, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दिस, ठीक। ये आ गया 25 इंटू रो। R2 निकालोगे, रो L1 की वैल्यू कितनी है 3 अपान ए की वैल्यू कितनी आई 1 इक्वल टू हो गया 3 इंटू रो। R3 की वैल्यू आएगी रो, L की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितना है 5, यानी रो अपान 5, ये रो है बेटा, रो अपान 5 हम लोग करेंगे जब। सो R1:R2 कितना R3, पहला है 25 रो इस्टू कितना रो 3 रो इस्टू कितना रो बाई 5, रो तो सारा उड़ जाएगा बेटा, ठीक। अब इनमें 5 से गुणा कर दो, ठीक, 5×5=25 है ना, 25 इंटू 5 125, 5×3 = 15, 5×1 5, 125:15:1। पहले जो हमें दिया गया है मासेज और लेंथ के रेशियो से हम एरिया का रेशियो निकाल लेंगे, रो तो वही है, एरिया आप निकाल लोगे तो एरिया का रेशियो आपका आ गया 1/5:1:5। R इक्वल टू रो L बाई ये होता है, हमने R1 R2 R3 तीनों अलग अलग निकाल लिया और उन्हीं का रेशियो चाहिए था, आपने रख दिया, क्विट कर लिया। हाँ एरिया निकालना था जी। हाँ हाँ ये नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा जिनका नहीं हुआ है। ट्रांजिस्टर वोल्टेज 50 वोल्ट is maintained between the point A and B, ये कहाँ है B है, so A and B as one to figure the current through the branch CD, C और D के बीच ब्रांच 1 2 3 4 किरचॉफ सेकंड ना लगाओ बेटा, जो आया लेकिन थोड़ा समझ में आ रहा उसके आगे नहीं। आइए तो ऐसे बता दें, से करंट यहाँ जाएगा, अच्छा इसमें दिया है क्या, जी सर बोल रहे बेटा, दो ही आएगा लेकिन आ गया यहाँ तक क्या सर नहीं आ समझ रहा में आ है? रहा है, इसके बाद ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या किया इन्होंने,
आर ए बी निकाल लिया, ए बी के बाद ये 3 हो गया, इधर से सीरीज विथ 2 1 3 24 तो आ जा रहा है सबका, 50 के बाद रेजिस्टेंस दिया है। 4 टोटल करंट निकाल लिया है। टोटल कर 24 है, टोटल रेजिस्टेंस 50 के बाद 25/12। क्या बेटा? एक ही मटेरियल का बना है, तीनों वायर जो थे वो कापर के ही है ना, तो कापर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। रेजिस्टिविटी जो होती है मटेरियल का नेचर है, वो टेम्परेचर चेंज होने पे या मटेरियल चेंज होने पे चेंज होता है, तो नहीं डेंसिटी अलग है। यहाँ ये हम डी से दिखा दें, ये रेजिस्टिविटी नहीं है, ये डेंसिटी है। हेलो, ये डेंसिटी है, और ये क्या है, यहाँ वाले में जो आर निकाला ये रेजिस्टिविटी कॉपर का ही है, तो जो रेजिस्टिविटी है सभी का सेम होगा, सभी की डेंसिटी भी सेम रहेगी। ठीक, आप हो गया जी, हो गया। 1 में कितना आपको सर्किट दिए हैं? 3 I इंटू आर 24, 3/4। I2 में हो गया 4/6। इधर से 18, इधर से 16। आइए बोल देता, सब लोग लगा लें, लिख लीजिए। वैसे तो पैटर्न में अब कम है, लेकिन लिख लीजिए। लिखिए, ज़्यादातर बैलेंस केस में पूछे जाते हैं, कभी कभी अनबैलेंस पूछा जाता है। लिखिए, ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज ए कांस्टेंट voltage of 50 volt is maintained ये constant voltage of 50 volt is maintained between point A and B in the circuit shown in figure। लिखिए, the current through the branch CD of the circuit is, बना दे रहे हैं, CD of the circuit is CD ब्रांच के थ्रू हमें करंट की वैल्यू निकालना है बेटा। ये है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम,
ये पॉइंट मान लो ए है बेटा, यहाँ पॉइंट बी है, और ये आपका सी है, और ये डी है। इसके अक्रॉस जो करंट आपका पास आउट होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, और क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया बेटा वो 50 वोल्ट की बैटरी, ए बी जो है 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ से जो बैटरी आपने अप्लाई किया इसका वोल्टेज आपको 50 वोल्ट दिया गया है। बोला कि सी डी के बीच में करंट जो होगा वो कितना होगा ये आपको डिटरमाइन करना था। सी डी के बीच वाला करंट की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है। ठीक हो जाएगा? ठीक, अब करेंगे क्या, हमें टोटल करंट निकालने के लिए पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक, इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखो ए और बी यानी 1 ओम और 3 ओम ये दोनों हमारे हो गए किसमें, पैरेलल, और जो ये आपस में 2 ओम और 4 ओम का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके साथ सीरीज में हो जाएगा। जैसे ये दोनों आपस में पैरेलल, ऐसे करंट जाएगा। देखो जरा, करंट जो है हमारा यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। मान लो करंट I1 गया, यहाँ से हमें I2 गया, और टोटल आने वाला करंट आपका I था। ये दोनों पैरेलल में है आपस में, और ये फिर क्या करेगा, इसके साथ में जो जोड़ेगा, इनका कॉम्बिनेशन जो आएगा वो इनके साथ में आपका हो जाएगा सीरीज में। तो ये दोनों पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है, और ये इसके साथ में सीरीज में हो जाएगा, तो ये होगा इसका ये R1 R2 अपन R1 प्लस R2 इसको लगा दो। तो यानी कि रेजिस्टेंस 1 ओम कामा 3 ओम आर इन सीरीज विथ 1/3 ओम आर इन सीरीज विथ 2/ कितना 4 ओम। 1/3 ओम का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 2/4 के साथ किसमें होगा, सीरीज में। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे बेटा किसकी वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे तो इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा पहले इन दोनों का निकाल लो। ठीक है, 1 और 3 का, और फिर 2 और 4 का, दोनों का जब सीरीज होगा तो सम कर लीजिएगा। तो इनका जो रेजिस्टेंस आपका आएगा आर की वैल्यू, टोटल आर जो हमारा मिलेगा, इनका R1 R2 अपान R1 प्लस R2 यानी कि 1 × 3 अपान 1 प्लस 3 प्लस इसका 2:4 अपान 2 प्लस 4। भाई दो अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते, ये आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। ठीक, तो ये होगा 2:4 अपान 2 प्लस 4, ये हो गया 3/4 प्लस 8 अपान 6 हो गया। ये आपका हो गया कंडीशन। यहाँ से एलसीएम लोगे तो आपका 12 आ जाएगा, 3 3 3 जा 9, और ये आएगा 2 8 2 जा 16, आगे 25 अपान, ये पूरा रेजिस्टेंस आ गया पूरे सर्किट का। सो टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट आई की जो वैल्यू होगी, टोटल पोटेंशियल 50 वोल्ट है, V अपान आर इक्विवेलेंट होगा बेटा। तो आर V की वैल्यू कितनी है 50 अपान 25/12, 25 2 जा, और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 24 एम्पियर आ गया बेटा। ये जो आई जा रहा था ना ये 24 एम्पियर है, ये आई जाने वाला कितना है आपका 24 एम्पियर है। कितना है आपका आई की जो वैल्यू फ्लो हो रही थी उसमें से वो 24 एम्पियर है। अब 24 एम्पियर टोटल करंट है ना, तो अब आप क्या निकाल लो, 1 ओम वाले से कितना करंट जाएगा और 3 ओम वाले से कितना करंट जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। और आपको कल या परसों बताया था कि अगर कहीं बाइफरकेट होता करंट तो किसी भी सेगमेंट में करंट निकालने के लिए टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट सेगमेंट अपॉन सम ऑफ द बोथ रेजिस्टेंसेस। ठीक, तो I1 की वैल्यू निकालेंगे, करंट पासिंग थ्रू इधर से 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस। I1 की जो वैल्यू मिलेगी हमारा बेटा, तो I1 की वैल्यू कितना आएगा, टोटल I इंटू 3, उल्टा होता है ना R2 अपान R1 प्लस R2, तो 3 अपान 3 प्लस 1, तो ये I की वैल्यू टोटल 24 था, इंटू 3 अपान 4, 4 6 जा और 6 3 18 एम्पियर आ गया। दूसरा होगा करंट पास, पूरा लैंग्वेज आप लिख लेना,
थ्रो हम लोग ले 3 ओम वाला, हम सीधे इतना लिखा, आप पूरा लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक। तो I3 की जो वैल्यू, यानी हमने I2 लिया है, I2 की वैल्यू होगी I इंटू कितना 1/1 + 3, इसमें निकालोगे तो इसका रेजिस्टेंस बटे दोनों का रेजिस्टेंस, तो ये हो गया आपका 24 इंटू 1/4, 4 6 जा 6 एम्पियर। अब ध्यान देना, यहाँ से जो करंट जा रहा था ये आपका 18 एम्पियर गया, यहाँ से आने वाला करंट कितना गया 4 एम्पियर गया। जंक्शन लॉ फॉलो होगा, 6 एम्पियर गया, 18 और 6 मिला के 24 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे पहुंच रहा है, जरा ध्यान देना, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो करंट कितना किसमें से पास आउट हो रहा है, कौन सा करंट, जो आप I3 से जाने वाला हो गया हमने निकाल लिया, I1 से जाने वाला निकाल लिया, I2 से जाने वाला करंट कितने से, I2 से जाने वाला करंट की वैल्यू आप निकाल लो बेटा। अब यहाँ से टोटल करंट देखो, ये गया हमारा I2, इसमें हम ले रहे हैं I1 I2, इसको I3 ले लें और इसे क्या ले लें I4 ले लें, ठीक। तो I4 निकालेंगे, यानी थ्रो कितने से 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम के थ्रो आप निकालोगे तो I4 की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा। देखो यहाँ इस जंक्शन पे आने वाला करंट कितना है 6 एम्पियर, 6 आ रहा है ना। अब 6 इधर से अगर जाने वाला करंट हमें मिल जाए, ठीक, तो आप निकाल सकते हो, अगर 6 एम्पियर यहाँ से टोटल आया, टोटल 6 इंटू इधर वाला सेगमेंट जो आपका है वो कितने ओम का है 2 ओम का है, 2/2 प्लस क्या 4, ये कटेगा बेटा 4 2 6 6 6 6, 2 एम्पियर यहाँ से गया, ठीक। कुछ छोटा तो नहीं, एक मिनट, हमने निकाला किसको, एक सेकंड रुक जाओ, आपको निकालना था कौन वाले को, CD के बीच से ना, एक मिनट, किसका किसका पहले निकाल चुके हो, I1 और I2 निकाल लिया है आपने। अब आपके पास कौन सा निकालने बचा हुआ है, I मतलब 2 ओम वाले में से, और कितने 4, तो रेजिस्टेंस कुल कितना है, टोटल करंट कितना आ रहा था 24 आ रहा था, और हमारे पास रुक जाओ रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम, ये है 4 2 6, 4 ऊपर वाला कितना है 2 और ये 4 4 2 6, टोटल करंट रेजिस्टेंस करंट कितना था 24, तो 4 2 6 उसके रेशियो निकालिए ना। जैसे ये टोटल करंट मिलके यहाँ पहुंचेगा ना जंक्शन पे, इन जंक्शन पे टोटल करंट मिलके पहुंचेगा, किधर से कितना जाएगा उसके बेस पे हम निकालेंगे, यही थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जैसे ये भी करंट आया, ये भी आया, तो इसका तो कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है ना, बीच वाले तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो यानी कि यही करंट आपको आगे जाके बाइफरकेट होगा इसमें और इसमें। अब ऐसे निकालो, आपको I4 यानी कि I4 की जो वैल्यू हो रही है, I4 निकालोगे तो इनके रेजिस्टेंसेस कितने हो जाएंगे, अगर इसमें निकालना है तो 2/4 + 2 6, बराबर 2/4 + 2 6, 6 इंटू 24, 6 चौका 24, 4 दूनी कितना 8, और थ्रो 2 ओम रेजिस्टेंस अगर आप निकालेंगे, 2 ओम रेजिस्टेंस आप पूरा लिखेंगे करंट पासिंग, तो 2 ओम रेजिस्टेंस, I3 की वैल्यू आएगी 4/6 इंटू 24, 6 चौका 24, 4 4 16 एम्पियर। अब जरा सुनना बेटा, यहां से आया था आपको 6 एम्पियर इधर से, ठीक, जबकि I4 की वैल्यू कितना मिला आपको 8 एम्पियर आया, कितना आया 8, यहां से आ रहा था 6 एम्पियर, यहां से आता 18, और I3 की वैल्यू कितना मिला आपको 16 एम्पियर, 16 एम्पियर यहां से गया। इसका मतलब यहाँ पे आने वाला करंट टोटल था 18, इधर गया 16, तो इसका मतलब इधर कितना गया 18 में से आप क्या करो 16 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। यही 2 एम्पियर आके यहाँ पे फिर ऐड हो गया, 6 इधर से आया 2 इधर से आया, फिर जंक्शन लॉ लगा दो तो इधर 6 2 8 हो गया, समझे। हाँ बेटा, जैसे एक का निकाल लेंगे, ठीक, एक आपने निकाल लिया भाई, जैसे यहाँ पे आपका 6 आ रहा था 8 हो गया,
तो इसका तो 2 कहीं से आया ना, तो 2 आया कहाँ से, सी से डी की तरफ। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 एम्पियर आ गई। एक सेगमेंट से भी आप निकाल सकते हैं, एग्जाम में एक ही यूज़ करेंगे, उतना टाइम नहीं लगेगा, फालतू दूसरा करेंगे। वो तो समझाने के लिए दोनों बना दिया कि यहाँ से इतना आया वहाँ से उतना गया, तो बचा इतना। हो गया। चलो अगला बताना, टाइम भी बता देना बेटा, इसका इंतजार करते रहे। अभी है और कोई है बेटा, पकड़ो। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन में नहीं है, 25 का था, लाए नहीं। 5 मिनट है, कुछ बता दें किसी देवी देवता का, तो दीजिए, ढूंढते हैं। हाँ नहीं सर, कुछ नहीं आ रहा था तो छोड़े थे। जल्दी करिए। सर ने वहां पे उसमें कितना खत्म कर दिया है क्वेश्चन। तो कल से आपको मैग्नेटिक इफेक्ट आप करंट शुरू करेंगे। कल आपका करंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। फिफ्टी ऐसे बता दें। साइन कर दो बेटा, किसके पास है? एक क्वेश्चन है 58 बेटा, इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। ठीक, कहाँ गया 4 ओम, 1 एम्पियर है, ठीक। व्हेन द पॉइंट P and M are connected to a DC voltage source, the potential difference between the point P and N, P और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखो बेटा, ये हो गया। जैसे दिया रहता, अगर कि क्लोज करते तो क्या कर दिया? जैसे इसमें एमीटर दिया है, हाँ, वोल्टमीटर दिया है, तो उसमें कभी-कभी देता है कि जैसे की क्लोज करने पर, की क्लोज करने का मतलब हो गया क्या, ऑन हो गया, और ओपन करने का मतलब ऑफ हो गया। तो ऑन होगा तो करंट फ्लो करेगा, तो करंट जो फ्लो करेगा किसमें कितना करंट, फिर एक आंसर करके आप निकाल लेते हैं। क्लोज मतलब ऑन, और ऑफ मतलब ओपन मतलब ऑफ। बस अगर ऑन है तो करंट वहां से पास होगा, करंट कितना पास होगा, तो बाकी ये कॉन्सेप्ट आप यूज करके V इक्वल टू IR, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, वहां से करंट निकालेंगे। एमीटर को आई मतलब उसका कैलकुलेट करते हैं, और वोल्टमीटर का कुछ नहीं। पोटेंशियल नहीं, वोल्टमीटर इसीलिए तो पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर आइडियल, वो अगर नहीं दिया आइडियल तो भी आप आइडियल ही लेंगे, जब तक उसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं डिफाइंड रहेगा तब तक आइडियल ही लेते हैं हम लोग। वो अंडरस्टूड है कि वोल्टमीटर एमीटर आइडियल ही लिया जाता है, होता नहीं है बात अलग है, बट लेते हैं हम लोग आइडियल, ठीक। क्वेश्चन बेटा जरा जल्दी से देख लो, 4.3.5.5.1। फोर ओम 3 ओम। दूसरा पॉइंट है 0.5 नीचे है और 1 उसके साथ में है। ये आपको दिया गया इसका सर्किट, पॉइंट तो गिवन है बेटा P एंड M है, P M N। यहाँ पे पॉइंट आपका P M और यहाँ एक पॉइंट आपको N दिया गया है। इसमें से फ्लो होने वाली करंट जो दिया गया 4 ओम के थ्रू, क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इन द सर्किट शोन द करंट पासिंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। ठीक, 1 एम्पियर का करंट यहाँ से पास हो रहा है, इसमें से आने वाला करंट आपको 1 एम्पियर है। कितना है बेटा? 1 एम्पियर है, ठीक। तो उस केस में आगे क्या बोल रहा है, when the point P and M are connected to a DC voltage source, the potential difference between the point P and N, Pn के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आप जरा कॉन्सेप्ट समझ लो,
ये अगर 4 ओम का है, करंट 1 एम्पियर जा रहा है, तो इसके यहाँ पे किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर यानी 4 वोल्ट हो जाएगा। और 4 वोल्ट यहाँ पे है तो वही ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट आएगा ना भाई, ये भी 4 वोल्ट होगा चूंकि ये इसके साथ पैरेलल में है। और जब पैरेलल में है तो करंट निकालना चाहेंगे तो 4 अपान कितना 1.33 हो जाएगा, फिर हमें वहाँ जरूरत नहीं है। अब कंडीशन क्या है, यहाँ से 1 एम्पियर और यहाँ से जाने वाला करंट 1.33 एम्पियर हो गया। कितना हो गया 1.33। तो टोटल या ऐसे कर लो 1 प्लस 4/3, 3 हो जाती है यानी 7/3 लिखो, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं तो राउंड ऑफ करें थोड़ा सा डिफरेंट आएगा रिजल्ट। 7/3 एम्पियर इधर से जाने वाला कुल करंट आपका I डैश हो गया 7/3 एम्पियर। ठीक बेटा, ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 4 3 जा 12 अपान 7 यानी कि R इक्विवेलेंट इसका जो आएगा R डैश 4 3 जा 12 बाई कितना 7 ओम आ गया। 12/7 ओम ऊपर वाले का रेजिस्टेंस हो गया। अब कंडीशन क्या हो गया, नीचे वाले का इनका रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का निकालोगे। ठीक, इन पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये 0.5 पैरेलल में है बेटा, तो 0.25 और 1 ये तो 1.25, इनका पूरा आएगा 1 पॉइंट कितना 25 ओम। ठीक, अब जरा सुनना, इसमें हमने करंट निकाल लिया, इसमें करंट निकाल लिया। ठीक, ये पूरा सिस्टम हमारा इसके साथ में किसमें है, पैरेलल में है ना, पैरेलल में। तो जितना पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस 4 वोल्ट था तो उतना ही अक्रॉस इनके भी वो 4 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से जाने वाला करंट आप निकाल सकते हो भाई, I की वैल्यू जो होगी वो V/R होता है, तो B की वैल्यू हमने पहले डिसाइड कर लिया कितना वोल्ट है 4 वोल्ट है। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.25 है। ठीक, तो आप इसको 400/125 कर सकते हो, लिख सकते हैं ना, और 25 से डिवाइड कर दो यार, 25 और बचा 15 6 टाइम और 25 5 16/5 या कह सकते हो 3.2 एम्पियर इधर से जा रहा है करंट, 3.2 एम्पियर टोटल करंट आपका यहाँ से जाने वाला हो गया। अब कंडीशन हमें इनके बीच यहाँ P और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, P और N के बीच। तो BPN इक्वल टू होगा I इंटू कितना R, इन दोनों का R यहाँ से यहाँ तक यही रेजिस्टेंस है ना, तो इन दोनों का R कितना है 0.1 ये 0.25 भाई, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इनका हो गया 0.25 और करंट हमारा कितना है 3.2, तो आपका करंट वही रह गया। तो 3.2 इंटू 0.25 50 75 5 80 डेसिमल हो गया आपका 3 डिजिट पे। BPN की जो वैल्यू हो गई 0.8 वोल्ट के लगभग आ जाएगा। ठीक, 1 मिनट, 4 और 3 था ना, कितना वोल्ट आ रहा है बेटा 0.8, 50 75 5 80, इनमें तो ऑप्शन ही नहीं है। सही है, कैलकुलेशन जरा एक बार देख लो। 5 1.25 हो गया, करंट हो गया 4/1 पॉइंट कितना 25। रुक जाओ, 7 3 3 4 12 4 हो गया, 4 यहाँ से होना चाहिए, 4/25 25 25 25 25 25 15 15 150 150 3.2 I इंटू R। 4 वोल्ट टोटल आना चाहिए। रुक जाओ यहाँ पे कैलकुलेशन में, इसके बीच हमें चाहिए और यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 है, 4 है ना, तो 0.25 1.25 इक्वल टू 1.25 इक्वल टू 4, तो 0.25 इक्वल टू होगा 4 इंटू 0.25 अपान 1.25, वही तो आना चाहिए यार, गलत है क्या आंसर 5 5 0.8 ही आ रहा है बेटा 58। टाइम हो गया, आ गया क्या सर, बोले आ रहे हैं 0.8, क्वेश्चन 58 था बेटा।
बी, बी पता नहीं क्या है, इन्होंने 1 लिया है, घोटाला तो नहीं किया है। 4 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एन 4 है, 4/1.25, करंट की वैल्यू 16/5, 3.2। अब देखो बेवकूफ को, पी एन के बीच ही पूछा है ना, उल्टा तो नहीं पूछा है। कहाँ गया 58, एम एन पूछा है यार। ये पी एन के बीच क्या है, किसके बीच है पोटेंशियल डिफरेंस, पी एन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एन पूछा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके, एम एन पूछा, पी एन नहीं। पी एन यहाँ से एक वो है तो आई की वैल्यू 3.2 है, ठीक, तो वहाँ से क्या करिए 0.8 घटा दीजिए, नहीं यहाँ पे आपको निकालना है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, एम और एन के बीच में, तो आपका वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू आर, तो वैल्यू कितना है 2.1। लेकिन यहाँ पे भी जो है, कहाँ गया क्वेश्चन, 58 3.2 वोल्ट, और इन्होंने क्या दिया है, कहाँ गया 58 3.2 वोल्ट, हाँ एम एन के बीच में चाहता बेटा, कौन सा, ये जैसे 1 एम्पियर यहाँ से करंट जा रहा था, ठीक, और सॉरी यहाँ से जाने वाला जो करंट होगा, इसमें से जाने वाला जो करंट होगा ये 4 वोल्ट है और 3 ओम है, तो यहाँ से I इक्वल टू V बाई आर होता है, 4/3 करेगा 4/3 ये हो गया, टोटल I की जो वैल्यू हो गया 1 + 4/3, ठीक, तो टोटल हो गया क्या 3 × 1 = 3, 4 से 1/3 नहीं है, ठीक, ये सही था बेटा। हम लोग दूसरे साइड से इधर वाला निकाला, इधर वाला कहेंगे तो 0.8 वोल्ट, कितना, ये B किसके बीच का है, PN, और ये B EMN है, तो जो भी पूछेगा फिलहाल दोनों साइड से हो गया। अभी एक चीज ध्यान रखें, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर देके कभी भी आंसर बदला नहीं करिए, बट कॉन्सेप्ट सही हो तो, ठीक है।